देखिए जी, एक बार दोबारा से रिकैप कर रही हूँ हल्का सा। कल जो हमने किया था, हमें पता है कि नॉर्मली जो हमारा रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। लाइक मेरे पास अगर कोई ए क्रॉस ए वाला सेट है, जैसे ये A1 2 3 सेट है, ए क्रॉस ए मेरे पास ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इनमें से अगर मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर के एक सेट बना दूं तो वो हमारा रिलेशन हो जाता है ना। लेकिन अब बात यह है कि अगर ए इटसेल्फ ए क्रॉस ए हो, यानी हम रिलेशन ले ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए तक, तो मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर का भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। यानी नॉर्मली हमारे ऑर्डर्ड पेयर में जैसे सिर्फ नंबर होते हैं, अब हमारे पास इन नंबर्स की जगह इटसेल्फ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो तब हम पहले वाली नोटेशन यूज नहीं करते, हम नॉर्मली कौन सी नोटेशन यूज करते हैं? लाइक रिफ्लेक्सिव के लिए हम दिखाते हैं कि ए बी आर ए बी। ए बी आर ए बी का मतलब है कि ए बी और यहां पर भी ए बी, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आर में है। दैट मीन्स कि ए बी वाला एलिमेंट अपने खुद से ही रिलेटेड है, और ये चीज सारे एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए दिखाते हैं कि अगर ए बी आर सी डी है, अगर ए बी रिलेटेड है सी डी से, अंडर द सेम रूल सी डी भी ए बी से रिलेटेड होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए दिखाते हैं कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है और सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो ए बी भी ई एफ से रिलेटेड होना चाहिए। कल जो हमने 2 एग्जाम्पल किए थे, एग्जाम्पल 9 2023 में आया, जिसमें a प्लस बी जो है, इसमें a प्लस बी जो है वो डिफाइन है, आर जो हमारा रिलेशन डिफाइन है ए क्रॉस बी पे, दैट इज कि ए बी आर सी डी होगा कब? अगर फर्स्ट और लास्ट की एडिशन मिडिल वाले ये 2 नंबर्स के एडिशन के इक्वल हो। ये रूल है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे। तो ए बी अपने खुद से रिलेटेड कब होगा? जब मैं सी डी को किससे रिप्लेस कर दूं इस कंडीशन में? ए बी से। यानी सी की जगह ए लिख दूं और बी की जगह क्या लिख दूं? डी। तो मैंने इस कंडीशन में पहले सी की जगह ए और डी की जगह बी लिखा और चेक किया क्या ये कंडीशन ट्रू है। ऑफ कोर्स है। ए का कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक, उन दोनों में से चाहे मैं 2 + 3 लिखूं चाहे मैं 3 + 2 लिखूं, एक ही बात है ना। सो दैट्स व्हाई ए बी वाला एलिमेंट खुद के रिलेटेड होगा, मींस आर इज रिफ्लेक्सिव। यानी रिफ्लेक्सिव के लिए पहले कंडीशन लेनी है। कंडीशन में हमें सी और डी को किससे रिप्लेस करना है? ए बी से। चेक करना है कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें एलिमेंट लिखना है, उसके बाद वर्ड्स में लिखना है। यानी कि 3 स्टेप में हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? ए बी आर सी डी पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, फिर कंडीशन को रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, यानी कि ए बी को किससे रिप्लेस कर देना है? सी डी से। और सी डी को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? ए बी से, पूरी कंडीशन में। और फिर चेक करेंगे कि क्या आप कंडीशन ट्रू है। यस ऑफ कोर्स इट्स ट्रू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि बी प्लस सी को हम सी प्लस बी लिख सकते हैं और ए प्लस डी को हम डी प्लस ए लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सी डी वाला एलिमेंट जो है वो भी ए बी के रिलेटेड हो जाएगा। एंड ट्रांजिटिव में हमने 2 एलिमेंट्स लिए, लाइक ए बी आर सी डी और सी डी आर ई एफ। अब अगर ए बी सी डी रिलेटेड है, कंडीशन ये ट्रू होगी। सी डी अगर ई एफ के रिलेटेड है तो सी और एफ की एडिशन करने पर मिडिल वाले दोनों नंबर के एडिशन के इक्वल आएगा। ठीक है, आप ध्यान क्या रखना, इसमें कंडीशन में प्लस दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को प्लस करने पर जो d प्लस सी है उससे c प्लस डी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जिससे a भी रिलेटेड हो जाएगा EF के। दैट मींस R हो जाएगा ट्रांजिटिव, राइट। ऐसी का एक और एग्जांपल किया था जिसमें सेम रूल सेम था, सिर्फ बस एडिशन की जगह क्या था? मल्टीप्लिकेशन। यानी फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मिडिल 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई के इक्वल है। सेम इसी तरीके से हो गया था, ये 2024 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें ना एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, पहले मैं वो बताऊंगी और उसके बाद हम इसमें अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये था आपका एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 में वो ये कह रहा है कि शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो कि हमने कर दिया। और उसके बाद ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास
ऑफ ऑर्डर पेयर 2 क्रॉस 2,6 इसकी इक्विवेलेंस क्लास। और इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का क्या तरीका होता है, हम उस एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो अब मुझे वो नंबर चाहिए जो 2,6 के साथ, लाइक मैं अगर ए बी ले लूं या ए बी या सी डी ही ले लूं, चलो इसको मैं अगर सी डी ही लिख दूं तो जा, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। क्या था वो कि 2 और डी को प्लस करने पर किसके इक्वल आना चाहिए, 6 प्लस सी के इक्वल आना चाहिए। अब आप इसमें नंबर रखते हुए चले जाओ तो पहला नंबर तो कौन सा होगा, 6,2 हो जाएगा सी। अगर मैं डी की जगह 6 रख दूं और इसकी जगह 2 रख दूं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो पहला एलिमेंट तो कौन सा हो गया 6, 2,6 इटसेल्फ 2,6 से हो गया 2,6, पहला एलिमेंट तो यही हो गया। और इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को शो करें, जो सेटिस्फाई करें, यानी ऐसे कौन से नंबर थे जिन्हें मैं 2 में ऐड करूं या 6 में ऐड करूं मुझे सेम रिजल्ट मिले। ए को बढ़ाते रहो, ए को कम करते रहो, लाइक 2 की जगह 3 किया नहीं, मैं उस वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इससे पहले वाले में 9th वाले के लिए बात कर रहे हैं, फॉर क्वेश्चन 9 के लिए होगा ए को बढ़ाएंगे, ए को कम करेंगे, 2 को बढ़ाएंगे तो 6 को कम करेंगे। रखे देखो इसमें आपने लिखा 2,6 रिलेटेड टू 3,5, तो 2 के साथ इसकी एडिशन यानी 2 प्लस, नहीं ये भी बढ़ेगा, यस ऑफ कोर्स 2 प्लस 7, तो हमारे पास 2 प्लस 7 कितना आता है 9, और वही वैल्यू मेरे पास 6 प्लस 3 की है, राइट। ऐसी अगला 4 ले रही हूं तो 8 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 प्लस 8 करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना 6 प्लस 4 करके मिलता है, ठीक है। एंड सो ऑन। कितने एलिमेंट है इसमें हमारे 9th वाले में, ए में कितने एलिमेंट थे, ए में क्या एलिमेंट थे 1 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट थे। तो मेरे को ऑर्डर्ड पेयर में सिर्फ उतने ही एलिमेंट लेने जो 9 तक आए। अगला क्या आ जाएगा मेरे पास 5,9, क्या इसके अलावा कोई और आएंगे, नहीं आएंगे। रीजन, क्योंकि रीजन इसलिए क्योंकि इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो एलिमेंट हम लिख रहे हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, ए सेट के हैं, और ए में जो एलिमेंट है वो 9 तक ही है सिर्फ, तो 9 से बड़ा और 1 से छोटा मैं कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं ले सकती, राइट। तो ये तो हो गई इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2,6 रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, फॉर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए अगर मुझे 2,6 की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी हो तो क्या होगी, उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। पहला तो यही आ जाएगा 2,6, क्यों, क्योंकि 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 होता है, ये वाला 2 और ये वाला 6 की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई मिडिल 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। अगला और बताओ और कौन कौन से होंगे इसी के अलावा, जैसे मैंने 2,6 लिया, यहाँ पे 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें, जो सेम नंबर मिले जो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें मिलता हूं, लाइक अगर मैं 2 के साथ 5 ले रही हूँ, 2 5 से कितने होते हैं 10, 6 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 10 नहीं आएगा, ठीक है, 5 नहीं लूंगी मैं, यहाँ पे था 6, ठीक। इसी तरीके से अगर हम 6 और 2 का एलसीएम ले, 6 और 2 का एलसीएम क्या क्या आ जाएगा, एक तो 6 आएगा, एक 12 आएगा, तो 12 बन सकता है, कैसे कि 2 की मल्टीप्लाई किस में करें कि 12 बने, और 6 की मल्टीप्लाई, ये तो 6 और 2 से आ ही रहे हैं, इससे आगे 18 पे चल, 2 9 जा और 6 3 जा, तो अगला क्या बन रहा है 3,9, अगला क्या बन गया 3,9, चेक करो 2 और 9 की मल्टीप्लाई, 6 और 3 की मल्टीप्लाई सेम हो गई। अगला 24 बनाओ, क्योंकि इसमें तो n है सारे के सारे, ये सारे जो एलिमेंट्स हम इसमें लिख रहे हैं एलिमेंट्स के अंदर, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं,
क्योंकि 10th वाले क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो n क्रॉस n से n क्रॉस n तक है, राइट। 9th में क्या था, ये तो क्वेश्चन 10 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, r जो था हमारे पास वो a क्रॉस a से a क्रॉस a तक था, जिसमें कि a में सिर्फ हमारे पास 1 से लेकर के कहां तक के एलिमेंट है, 9 तक के। लेकिन इसमें बहुत सारे हैं, तो अगला एलिमेंट अगर मुझे लेना हो तो अब आप इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हो। लाइक अगर आप 4 ले रहे हो तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगला 12 आ जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 12 और 6 इंटू 4 सेम आ रहे हैं। इसी तरीके से अगला एलिमेंट अगर मैं 5 ले रही हूं तो 15 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 15 करने पर वही आता है जो 6 इंटू 5 करने पे आता है, और ये चीज चलती रहेगी। तो एंड सो ऑन। तो हमारी इस वाली इक्विवेलेंस क्लास में इनफाइनाइटली मेनी सच ऑर्डर्ड पेयर्स लाई करेंगे। तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास समझ आ गई, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए इक्विवेलेंस क्लास और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रखा। क्वेश्चन 9 10 लिखा ही नहीं है तुमने, तो अब ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9 और एग्जाम्पल 10। ये एग्जाम्पल 9 के लिए है और ये है आपका एग्जाम्पल 10 के लिए। किया हुआ ना, हाँ। तो 9 में इक्विवेलेंस क्लास लिखो और 10th में इक्विवेलेंस क्लास लिखो। करना क्या होता है, हमें ना रूल के अंदर ए और बी को फिक्स करना है। जैसे ए और बी को मैंने 2 और 6 से फिक्स कर दिया, अब रूल अप्लाई किया तो 2 प्लस डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 इंटू सी होना चाहिए। तो बस मुझे यहीं पर ऑर्डर पेयर्स चेक करने हैं कौन कौन से ले, जिससे ये कंडीशन ट्रू बने। टेन वाला भी लीजिए, ठीक है। अच्छा समझ आया कि नहीं ये भी बताओ, क्योंकि ये इटसेल्फ 1 मार्क का है, 1 मार्क में आएगा ये, राइट। नेक्स्ट शुरू करते हैं अब इसी का आगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। n be a set of natural numbers, ये कोई नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड r be a relation defined on n cross n, relation defined on n cross n। अब इसमें भी ध्यान देंगे क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो किस पर डिफाइन है, n क्रॉस n पर डिफाइन है। तो मेरे पास नोटेशंस कौन सी चलेंगी, लाइक रिफ्लेक्सिव के लिए मुझे दिखाना है ए बी आर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। फॉर ऑल ये साइड में लिखना है, बिलोंग्स टू n क्रॉस n के लिए। सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या दिखाना है कि अगर ए बी आर सी डी है, देन सी डी जो है वो होना चाहिए आर ए पी के। और ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना है कि अगर ए बी आर सी डी है, सी डी आर ई एफ है, तो ए बी आर ई एफ होना चाहिए, है ना। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं,
शो क्या करना है इसमें, डिफाइंड बाय, सबसे पहले तो ये रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया है 2023 में। डिफाइंड बाय a इंटू डी बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ध्यान देना कैसे इसको रिफ्राई किया हुआ है कि ए बी आर सी डी कब होता है, ए बी आर सी डी इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई और मिडिल टू का सम, इनकी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, जिनका तुमने सम किया था उसकी तो मल्टीप्लाई है और फर्स्ट और लास्ट जो मल्टीप्लाई किए थे उनका एडिशन है, राइट। शो करना है हमें इसे, टू शो R is an equivalence relation। फर्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया कि आपको कंडीशन में किसको किससे रिप्लेस करना है, डी को बी से और हाँ सी को ए से। बिल्कुल, ये यहां लिखना नहीं है, ये आपके माइंड में होनी चाहिए बस कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपने सी को क्या लिखना है, ए, और डी को बी। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा और यहाँ पे बी प्लस ए आ जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ पे बी सी है तो ये बी ए आएगा और ए प्लस डी है यानी कि ए प्लस बी आएगा। अब ये क्यों ट्रू है, ये जो ए और बी है इटसेल्फ अपने आप में है क्या, ये अपने आप में नेचुरल नंबर्स हैं और हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लाई में भी होल्ड करती है, गुड आफ्टरनून बेटे, और एडिशन में भी होल्ड करती है, दोनों में करती है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एन के लिए सारे नेचुरल नंबर्स जो है, सारे नेचुरल नंबर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी करते हैं कि नहीं। सो दैट्स व्हाई आपके पास जो ए बी और बी ए है सेम होगा, बी प्लस ए प्लस बी सेम होगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब क्या आया कि जो ए बी वाला ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। कृष्णा साथ साथ लिखते रहो, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है ये वाला एग्जांपल, इससे पहले कल वाला गौरव को मैंने बोला है ऑनलाइन लगाने के लिए, आई डोंट नो लगाएगा कि नहीं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2023 में आया है। देखो 5 नंबर का रिलेशन का क्वेश्चन ऐसा ही आना है, ठीक है। इन्हीं की आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है मेन, इसमें कोई और अलग से नया रूल नहीं बनता, ठीक है। कृष्णा पहले नोट कर लो ना, बुक तो खोल लेंगे, पेज 1.21 है, बाद में खोल लेंगे। सिमेट्रिक खुद से करने की कोशिश करो इतनी देर, क्वेश्चन लिखो। लेट ए बी आर सी डी, अब इसकी कंडीशन लिख देंगे, वो देख के लिखनी है हमें। अब उसके बाद 2 लाइनें छोड़ दो और लास्ट में लिख दो सी डी आर ए बी। सी डी ब्रैकेट में बेटे ऑर्डर्ड पेयर है। अब इसकी कंडीशन इसके ऊपर लिखो, क्या आएगी, फर्स्ट और लास्ट की तो मल्टीप्लाई है यानी कि सी बी है, लिखो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, यहां देखना फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई यहां लिखेंगे। इस ये कंडीशन बनानी है ना हमें, ब्रैकेट में डी प्लस ए आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये डी ए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और सी प्लस बी ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना। और इधर एरो लगा दिया कि इसको आप इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो। और रीजन क्या है, क्योंकि जो सी डी है बी सी वो सी बी के इक्वल होता है और ए प्लस डी जो है वो डी प्लस ए के इक्वल होता है। बस यहां से एरो लगा देंगे इस तरह से,
रिफ्लेक्सिव लिख लिया। देखो जी सिमेट्रिक के लिए सेकंड पार्ट में, सिमेट्रिक में लेट ए बी आर सी डी, ये लेकर के चलते हैं। अब कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या है? फर्स्ट और लास्ट की तो है मल्टीप्लाई, इसी ऑर्डर में, यानी ए डी, और ब्रैकेट में बीच वाले दोनों प्लस में है, और पहले पहले वाला ही नंबर लिखना है, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब जो ब्रैकेट में प्लस में लिखा है उसको मल्टीप्लाई में लिख देना है, और जो मल्टीप्लाई में लिखा है उसको एडिशन में। ठीक, और ये कंडीशन है ये मेरे पास, ये वाली, कि जो आपके पास BC है वो CB के इक्वल होगा, और जो D, ऐसे ही जो AD है, जो AD है वो DA के इक्वल होगा। सिमिलरली जो B प्लस C है वो C प्लस B के इक्वल होगा, और A प्लस D जो है वो D प्लस A के इक्वल होगा। यूजिंग दिस रीजन आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? लुक एट हियर, ये इधर लेके जाना है, ये इधर, और ऑर्डर भी चेंज करने हैं। लाइक BC है तो आप इसको क्या लिखोगे? CB, ब्रैकेट में A प्लस D है, इसको क्या लिखोगे? D प्लस A। तो इधर AD है, इसको क्या लिखोगे? DA, और जो B प्लस C है उसको क्या लिखेंगे? C प्लस D। ऑर्डर भी चेंज करना है, पोजीशन भी चेंज करनी है हर एक पेयर की। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास? CD और AB। सी हाउ, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, ये रही, मिडिल वाले जो दो नंबर है वो एडिशन में, ये रहे, इज इक्वल्स टू, जो अंदर एडिशन में था वो यहां मल्टीप्लाई में आ गया, जो यहां मल्टीप्लाई में था वो यहां पे एडिशन में आ गया। कंडीशन इज ट्रू, इसका मतलब क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक। गॉट इट और नॉट? ये जो एरो बनाया आपने, हाँ, ये आंसर में दिखाने हैं? हाँ जी दिखाना है, इसको दिखाना है। नोट कर लिया? आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव, मैंने सुना कि पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। गौरव और इसका वैष्णवी का तो हो गया, मंडे को मैथ्स का पेपर होना था, पोस्टपोन हो गया, अब सीधा 1 जुलाई को हो गया। कल ही हो गया था पोस्टपोन। हाँ, तो इनके भी मैसेज पता नहीं ले लिया, कल आया हुआ मुझे, इसने आज बताया। हाँ हमारे प्री बोर्ड। हाँ, तो फिर गौरव के भी हो गया, गौरव का भी गया। हाँ, सबके मैथ्स का चेंज हो गया ना अब। सही है यार, बढ़िया हो गया, मजा आ गया। अब तुम्हारी ना, अब मैं तुम्हारे टेस्ट ले सकती हूँ असल में। हाँ, एक और बात, कल रहेगी छुट्टी, कल छुट्टी रहेगी। हाँ, कल संडे है लेकिन कल छुट्टी है, और परसों मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी डिफरेंशियबिलिटी का, जो हमारा ड्यू था। ठीक है, तो परसों डिफरेंशियबिलिटी का टेस्ट होगा, सबने तैयारी करनी है। ओके वैष्णवी? हाँ जी। सो ट्रांजिटिव के लिए 2 एलिमेंट ले लें, राइट डाउन, लिखो, आप खुद से बताना जरा, ठीक है? लेट ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ। लिख लिया? चलो बताओ जी, अब जरा क्या लिखेंगे इससे? कंडीशन ये तो देख के ही बतानी है, ए बी आर सी डी तो डायरेक्ट ही है, बोलो। वो प्लस होगा, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई है, AD और B प्लस C इज इक्वल्स टू, अब यहां से जो ब्रैकेट में प्लस में है B प्लस C नहीं, BC और A प्लस D। ठीक है, ऐसी इसके लिए बताओ, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। हाँ, D प्लस E इक्वल टू BE C प्लस F। बिल्कुल सही है ना? अब ध्यान देना, मुझे इससे ना कंडीशन जो लानी है वो AB और किसके लिए लानी है? EF के लिए लानी है, यानी मुझे C और D जो है वो हटाने हैं दोनों से। तो देखना कैसे हटेंगे। आप ये देखो, आप इस लाइन को B प्लस C अपॉन BC इज इक्वल्स टू A प्लस D अपॉन AD लिख सकते हो या नहीं? ये टर्म मल्टीप्लाई में थी, यहां अपॉन में आ गई,
ये टर्म मल्टीप्लाई में थी, यहां अपॉन में आ गई। लिख सकते हो कि नहीं? क्या किया मैंने? हाँ जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ना, वो चीज मैंने पहले लिखी। यानी अगर मैं इस नीचे वाले स्टेप में सी यहां पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करती तो मुझे ये लाइन मिलती है ना, तो मैंने उसका रिवर्स वाली फॉर्म लिखी है, राइट? तो इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बताओगे जरा? C plus B upon D बिल्कुल सही, equal to C plus M equals to B. बिल्कुल सही, लिख सकती हो ना? अब इसको हम अलग अलग अपॉन भी कर सकते हैं, कर सकते हो? यानी मैं इसे लिख सकती हूँ B अपॉन बी सी प्लस C अपॉन बी सी, A अपॉन ए डी प्लस D अपॉन ए डी। ऐसे ही यहां पे D अपॉन डी ई प्लस E अपॉन डी ई, C अपॉन सी एफ प्लस F अपॉन सी एफ। किया क्यों मैंने ऐसा? ताकि मैं अब जो मेरे पास इक्वेशंस बने, उन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगी ना, तो मेरे पास C और D वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखना कितना बढ़िया मैजिक होने वाला है यहाँ पे। बचा क्या? 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी बचा, यहाँ 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए बचा, यहाँ पे 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी बचा, और यहाँ पे 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी बचा। ध्यान रखना ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए ऑन एडिंग। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, यानी कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक साथ ऐड होगी, यानी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, और दोनों की राइट हैंड साइड, जब दोनों की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ और प्लस 1 अपॉन सी, राइट? ठीक है? वन अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल, और 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा? बाकी जो बचा उसमें एलसीएम ले लो। बीई एलसीएम लिया, यहां क्या आ गया? ई प्लस बी, और यहां पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो ए एफ है ये इधर जाएगा, यानी ए एफ इंटू ई प्लस बी, और यहां पे बीई के साथ एफ प्लस ए। अभी डायरेक्ट नहीं लिखना, आप एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या दिखाना था? ए बी आर ई एफ, कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, यानी ए एफ और ब्रैकेट में बी प्लस ई आना चाहिए, जो कि मैं इसको लिख सकती हूँ, ई प्लस बी को बी प्लस ई लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना? और जो ब्रैकेट में प्लस में है वो मल्टीप्लाई में है, तो ब्रैकेट में ए प्लस एफ आना चाहिए, जो कि मैं इस ब्रैकेट को लिख सकती हूँ। और यहां से क्या आ गया? Hence R is transitive। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो ट्रांजिटिव वाला पार्ट है ना, उसमें एक ट्विस्ट है कि वो एज इट इज आप इन दो इक्वेशन को प्लस नहीं कर सकते। समझ लो? या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, लाइक आपने प्लस करने से पहले एडी की मल्टीप्लाई बी में भी की, एडी की मल्टीप्लाई सी में भी की, ऐसी इसमें बीसी की ए में भी की, फिर बीसी की डी में भी की, ताकि सब कुछ प्लस में बन जाए। फिर उसके बाद ऐड करोगे, फिर कॉमन लोगे, ठीक है? तो वो कई सारे मैसी स्टेप्स हो जाते हैं। आप चाहे तो उसको घर पे एक बार ट्राई कर सकते हो एज इट इज। अगर आप ये चाहो कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर लें, लाइक मतलब मैं इसे ऐसे लिख दूं कि एडीबी प्लस एडीसी इज इक्वल टू बीसीए प्लस बीसीडी, एक इक्वेशन बन गई, कैरिंग टू टर्म्स ऑन ईच साइड,
ऐसे ही यहाँ पर फिर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो कुछ टर्म्स कटेंगी, कुछ बचेंगी, फिर लेकिन कॉमन लेना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्रांजिटिव एक बार दोबारा से पढ़ लो और मुझे बताओ, कोई स्टेप अगर नहीं समझ आया तो हम दोबारा करें उसको। समझ आ गया? ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखो। इसमें अब मैं तुम्हारे से ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, जरा एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज में मैंने तुम्हें जो क्वेश्चंस दिए थे वो 10 तक के 9 तक के दिए थे आई थिंक, है ना, जिसमें से तुमने करा एक भी नहीं होगा। 13-14 दिया था। 13-14 तो अब करने थे, अब करने हैं। होमवर्क दिया था। कर लिए? हाँ। चलो आओ 13 के स्टेप्स बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 कृष्णा कंसल ने तो किए नहीं है ना? मेरे को याद ही नहीं, आपने होमवर्क भी दिया था। अच्छा, आर कल दिया था। आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। हाँ जी, यहीं से पता चल गया। अब नोटेशन है डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी इज इक्वल्स टू if and only if A, B, R, C, D, if and only if A plus B, ये प्लस वाला तो मैं करा चुकी हूँ। हाँ 14 वाला करो, 14 वाला करो, इसको दोबारा क्यों रिपीट करना। if and only if A minus C is equals to B minus D, यानी पहले वाले का पहले वाले के साथ डिफरेंस is equals to बाद वाले का बाद वाले के साथ डिफरेंस। ठीक है, चल बोल भाई रिफ्लेक्सिवली तूने अब क्या लिखा है। As C। A माइनस सी लिखेंगे। सी और डी को तुम्हें किससे रिप्लेस करना है? हम बाद में करा है। ए और बी से करना है। अगले स्टेप में करा है। नहीं वो एक वो स्टार्टिंग में जो A plus D, A plus D is equal to B। प्लस तो है ही नहीं। वो ऐसे भी हो सकता है कि वो D को मैंने उधर ले लिया। तो तुम्हारे स्टेप्स गलत है, उसको कट करो और जरा यहाँ से ध्यान से समझो। ठीक है। इधर देखो जरा, मैंने बोला सी को किससे रिप्लेस करना है? ए से। ऐसे अरे सी और डी को ए बी से रिप्लेस करना होता है। सी को किससे रिप्लेस करना है? ऐसे ए से। और डी को किससे रिप्लेस करना है? बी से। ए माइनस ए बी कितना आएगा? 0। बी माइनस बी भी कितना आएगा? दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए? तो क्या लिखेंगे? एज ए माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस बी होता है, और दोनों के दोनों किसके इक्वल होता है? 0 के लिए। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एन के लिए सारे नेचुरल नंबर्स, जब किसी भी नेचुरल नंबर में से सेम उसी नेचुरल नंबर को माइनस किया जाता है तो आपको 0 मिलता है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए बी आर ए बी फॉर ऑल ordered pair AB belongs to n cross n। Done? Note it down। क्वेश्चन समझ आया? इक्वल्स टू डन। ठीक है, चलो सिमेट्रिक स्टेप बताओ जरा। सिमेट्रिक बोलो जी। लेट ए बी आर सी डी implies that condition। बिल्कुल सही। अब
नेचुरल नंबर्स है a माइनस सी और b माइनस डी। अगर मैं a माइनस सी को c माइनस ए लिखना चाहूं, माइनस कॉमन लूंगी, ऐसी मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, d माइनस बी आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट क्या आ गया, सी डी आर ए बी। ये देखो फर्स्ट और दोनों के फर्स्ट का डिफरेंस और दोनों के सेकंड वाले एलिमेंट का डिफरेंस सेम आ रहा है। करेक्ट है? डी माइनस डी, लेकिन ये तो डी माइनस बी होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ, डी माइनस बी ही है, करेक्ट है। लाइन क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट आर इज, हाँ जी, सिमेट्रिक समझ आया या नहीं? ट्रांसलेटिव पे आ जाओ। ट्रांसलेटिव, लेट ए बी आर सी डी आर ई एफ। कंडीशन लिखो, बोलो क्वेश्चन कंडीशन। A minus C equal to 2,000. एंड C minus E हाँ is equal to D minus F. ठीक है, अब तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें ये दिखाना है कि ए बी जो है, लेट मी डू फर्स्ट, तुम्हें दिखाना है ए बी आर ई एफ होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, ए माइनस ई इज इक्वल्स टू बी माइनस एफ क्यों होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मेरे पास a माइनस सी प्लस सी माइनस ई आएगा, जिसमें c से c कट जाएगा, और यहाँ पे b माइनस डी प्लस डी माइनस एफ आएगा, जिसमें d से d कट जाएगा, और बची हुई लाइन ये आ गई। दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांसफर। इजी और नॉट? ठीक है, तो एक तो ये माइनस वाला इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, नोट कर लेना इसको। क्वेश्चन 14 2024 में आया हुआ है, और इनका कोई भरोसा नहीं है इस बार कोई और नया रूल ना निकाल दें। तो मैं देखूंगी इसमें अगर कुछ और भी रूल बन रहा होगा ना, तो उससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन तुम्हें करवा सकती हो एक्स्ट्रा बुक से, राइट? चलिए, एक इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें चेक करना है कि फंक्शन जो रिलेशन दे रखा है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन दे रखा है, लेट एस बी अ रिलेशन ऑन द सेट आर। आर कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एस इज इक्वल्स टू, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें ए और बी रियल नंबर्स हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 1 मिलता हो। वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनमें ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर करने पे 1 मिलता हो, उनका ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन में लाई करता है। और मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। टू चेक वेदर S is reflexive, symmetric और transitive। ठीक है,
देखो अगर उन्होंने कहा ना कि चेक करो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है नहीं, तो तब तो हमें तीनों दिखाने की जरूरत भी नहीं है, तब तो हमने रिफ्लेक्सिव दिखाया। सपोज करो रिफ्लेक्सिव नहीं आ रहा, हमारा क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। तो वो कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें वो कहेंगे प्रूव दैट इट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, सॉरी इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो हमेशा ये कहेंगे चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों चेक करवाएंगे। चलिए देखिए, चला गया मेरा पेन का आ गया। रिफ्लेक्सिव। अब मुझे दिख रहा है कि कोई भी रियल नंबर के लिए मैं अगर सबसे छोटा रियल नंबर 0 भी ले लूं, 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0, है ना? और मुझे लेने हैं ए बी आर ए बी। मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है? ए बी आर ए बी देखना है। नहीं, ये तो ए बी आर ए बी वो क्रॉस वाले पे तो है ही नहीं, ए बी आर ए बी क्यों देखना है? हमें तो ये देखना है कि ए जो है ना वो बिलोंग करना चाहिए आर में। फॉर ऑल आर नहीं है हमारे पास, ये रिलेशन एस है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए, सारे रियल नंबर के लिए। यानी मुझे कंडीशन में चेक करना है कि अगर मैं कंडीशन में बी की जगह ए रख दूं तो मुझे सॉल्व करके क्या मिलना चाहिए? 1। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए स्क्वायर को खुद के ए स्क्वायर में ऐड करूं तो क्या मुझे हमेशा 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इज नॉट इज इक्वल टू 1, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों सेम नंबर लेने हैं मुझे, मैंने 1 भी लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर -1 होता है, तो अगर मैं 1 या -1 भी ले रही हूँ तो भी उनका स्क्वायर करने पे मुझे ऐड करने पे 2 मिलेगा, ना कि 1। और इससे छोटा अगर हम 0 ले रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। और अलग अलग हम इन्हें ले नहीं सकते, लेना भी हमें इन्हें सेम ही है। जो एलिमेंट मुझे यहाँ लेना वही यहाँ लेना है ना? तो दिस इंप्लाइज दैट R is not, R नहीं S, दिस इंप्लाइज दैट S is not रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? अच्छा तुमने एक बात बताओ पहले तो कि मैं यहाँ पे वाली नोटेशन क्यों नहीं ले रही हूँ, ए बी एस ए बी वाली, ये पिछले वाले मेथड से क्यों कर रहे हैं? पहचान बताई थी मैंने इसकी। यहां पर आपका रिलेशन जो है वो किस पर डिफाइन है? एस जो रिलेशन है वो किस पर डिफाइन है? ऑन द सेट आर पे है, आर पे डिफाइंड है। अगर ये आर क्रॉस आर पे होता तो हम कौन सी नोटेशन यूज करते? ऑर्डर्ड पेयर वाली। लेकिन यहां पर सिर्फ एक आर पर है, इसलिए ऑर्डर्ड पेयर वाली नोटेशन नहीं आएगी। डिफरेंस समझ आ गया? कब हमें ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं और कब हमें सिंपल लेना है? ऑर्डर्ड पेयर कब लेने हैं? जब n क्रॉस n, a क्रॉस a, r क्रॉस r, इन वाले सेट्स पर हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइन हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या लेते हैं? लेट ए बी आर, फिर वही बात में आ रहा है, वही चल रहा है ना। लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, और मुझे दिखाना क्या है कि बी ए बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, है ना? तो अगर ए बी एस में है तो कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा। अब अगर मैं इसमें से मैं बी स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दूं, ए स्क्वायर वाली को बाद में लिख दूं, तो कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू मिलेगी ना। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास कि जो बी ए वाला ऑर्डर्ड पेयर है वो भी किस में बिलोंग कर गया? एस में। इसका मतलब S इज सिमेट्रिक, यानी हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए 2 एलिमेंट लेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू एस एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। और दिखाना क्या है मुझे? ए सी बिलोंग्स टू, दिखाना क्या है? चेक करना है कि क्या तब ए सी भी बिलोंग करेगा इसमें। चलिए चेक करते हैं। अगर ए बी एस में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो जाएगी? 1, और यहां से
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कैसी हो जाएगी 1। यहां से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू को 1 माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ और यहां से मैं सी स्क्वायर की वैल्यू को 1 माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे तो ए सी देखना है कि ए सी बिलोंग कर रहा है या नहीं। ए सी आर में कब बिलोंग करेगा? जब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 हो। यहां मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है? 2 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर मिल रही है, विच इज नॉट इक्वल टू 1। मिल रही है ना? इसका मतलब ए सी वाला एलिमेंट जो है वो आर में नहीं होगा। आर में नहीं, एस में। एस में नहीं होगा। ये मैंने चेक किया इसलिए मैंने साइड में लिखा है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, राइट? दिस implies that R is not, S is not transitive, कि S transitive नहीं है। यानी कि S is symmetric only, और अगर केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव नहीं है, इसका मतलब S is not an इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो समझ आया क्वेश्चन या नहीं? 7th क्वेश्चन करके दिखा दो। इसी में है, पेज नंबर 1.25। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ 7। Z be the set of integers and R is a relation defined on Z, defined by कि R में कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? A B बिलोंग के टू, वेयर A एंड B कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5। शो करना है R is an equivalence relation। करके दिखा दूं? And also find this one। क्या मतलब है इसका? इक्विवेलेंस, नहीं बोल, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, यानी वो सारे एलिमेंट जिन्हें 1 में से माइनस करने पर या जिनमें से 1 को माइनस करने पर 5 से डिविजिबल नंबर आए। कौन कौन से होंगे? एक तो 1 ही होगा, पहला 1 होगा हमेशा। यही छोड़ते हैं बच्चे, क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 0 5 से भी डिविजिबल है। इसमें बच्चे स्टार्टिंग ही 6 से करते हैं, 1 ही छोड़ते हैं, इसी वजह से नंबर कट जाता है बस। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। बच्चों के नंबर इसीलिए कटते हैं, इसमें वो 1 लिखना ही भूल जाते हैं। करके दिखाओ।